तो जो एयर एक्ट और वाटर एक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनमें डिफरेंस तो ये हो गया सबसे बड़ा कि भाई वाटर एक्ट है वो वाटर पोल्यूशन के बारे में ही बात कर रहा है, उसको किसी दूसरे प्रदूषण से कोई भी उसका रिलेशन नहीं है। कोई अगर वायु प्रदूषण कर रहा है या वो भूमि प्रदूषण कर रहा है या वो नॉइस पोल्यूशन कर रहा है, ध्वनि प्रदूषण कर रहा है, तो वाटर एक्ट के अंदर कोई मामला नहीं बनता है और वाटर एक्ट ना ही उसको रोकने का और कंट्रोल करने की बात करता है। तो वाटर एक्ट सीमित है सिर्फ वाटर से रिलेटेड पोल्यूशन के लिए। और एयर प्रोटेक्शन एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन एक्ट से रिलेटेड है। उसको मतलब नहीं है उस एक्ट को कि कोई अगर वाटर पोल्यूशन कर रहा है या कोई अगर नॉइस पोल्यूशन कर रहा है, कोई सॉइल पोल्यूशन कर रहा है, तो उसकी बात ये नहीं करता। तो बेसिक डिफरेंस तो यही हो गया। बाकी इनमें लगभग सिमिलरिटी है दोनों के ही अंदर। दोनों के अंदर बोर्ड के गठन की बात की गई है। मैं आपको सिमिलरिटी बता रहा हूँ। सिमिलरिटी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है एक्ट। इनमें से अपन एक एक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक्ट को समझेंगे। जो दूसरा एक्ट है वो एज इट इज़ है। ये जैसे एक जो वायु के संदर्भ में हो जाएगा तो दूसरा जल के संदर्भ में, या मतलब एक जल के संदर्भ में तो दूसरा वायु के संदर्भ में। बाकी जो सेक्शंस हैं, बाकी जो उसके अंदर कानून है वो एकदम सेम है दोनों के लिए ही, बस सेक्शन का नंबर चेंज हो जाता है। क्लास जब चल रही है तो बीच में इस तरह की मैसेज मत करो और या बात मत पूछो जो इरिलीवेंट हो। लास्ट में मैं आपको पूछने का, सवाल पूछने का मौका देता हूं, उस वक्त आप वो चीज पूछ सकते हैं। तो सिमिलर है दोनों के अंदर। जैसे कि बोर्ड का गठन दोनों में ही बता रखा है किस तरह से बोर्ड का गठन होगा। सेंट्रल लेवल पे कैसे बोर्ड का गठन होगा, स्टेट लेवल पर कैसे बोर्ड का गठन होगा, कितने कितने मेंबर होंगे बोर्ड के अंदर, कितने मेंबरों को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, कितनों को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, कितनों को लोकल अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, कितने जो हैं जो वो मेंबर होंगे उसमें वो इंडस्ट्री वालों को रिप्रेजेंट करेंगे, कितने कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट करेंगे, कितने मेंबरों का बोर्ड होगा। ये दोनों में ही जो मेंबरों की संख्या है और जो संरचना है, जो बोर्ड का ढांचा है, वो सेम पैटर्न पर है। इसके साथ साथ जनरली जो पेनल्टीज हैं वो दोनों में सेम तरह से बता रखी है। एक बार अगर अपराध कर लेता है और दोबारा वही अपराध करता है तो क्या सजा होगी, वो सजाएं भी दोनों ही एक्ट के अंदर बराबर सी है। तो कौन से एक्ट की बात कर रहा हूं मैं? वाटर एक्ट की और एयर एक्ट की। जल अधिनियम जो है और वायु अधिनियम जो है 1974 और 1981, उनकी बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो ये दोनों एक ही पैटर्न पर चलेंगे। इसके अलावा जो सैंपलिंग का जो प्रोसेस है, नमूना लेने की जो प्रक्रिया है, किसी भी फैक्ट्री में जाकर नमूना लेने की जो प्रक्रिया है, वो दोनों में सेम तरह से बता रखी है। क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या प्रक्रिया होगी, किस समय जा सकते हैं, किस तरह से वो कर सकते हैं, किस तरह से उनकी जो कंटेनर है उसकी सीलिंग होगी, किस तरह से जो वो लेबोरेटरी में भेजा जाएगा, किस तरह से लेबोरेटरी में उनकी जांच होगी, किस तरह से रिपोर्ट बनेगी और किस तरह से वो रिपोर्ट कोर्ट में एडमिसिबल है या नहीं है, क्या उसके आधार पर सज़ा की जा सकती है। मेन ये चीज़ें इन दोनों एक्ट के अंदर अपन देखेंगे। और ये दोनों एक ही तरह से है, जैसे वायु में जो लिखा हुआ है उसी सेम पैटर्न पर जल पर लिखा हुआ है। तो अपन इन दोनों में से एक एक्ट को डिटेल में पढ़ लेंगे, दूसरा उसी के आधार पर है। जो भिन्नताएं हैं, जो डिफरेंस है, उनको अपन डिस्कस कर लेंगे। हर एक सेक्शन, दोनों के सेक्शन को दो बार पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये तो बात हो गई अपनी वाटर एक्ट और एयर एक्ट की। फिर आता है अपना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पर्यावरण संरक्षण
अधिनियम 1986। तो ये एक्ट, जैसे मैंने आपको 2-3 बार पहले भी बताया, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है। अब बात आती है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट क्यों है, क्या कारण है जिसकी वजह से ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट बन जाता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। तो उसमें जो आपके प्रमुख जो आपके कारण आते हैं वो 3 कारण आते हैं। 3 कारणों से ये जो एक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे कारगर साबित हो रहा है। पहला कि ये पूरे एनवायरनमेंट में कोई सा भी किसी भी तरह का पोल्यूशन हो या पूरे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ये सिर्फ एयर की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ वाटर की बात नहीं कर रहा है, ये सभी की बात कर रहा है। जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 वो आप सभी की बात कर रहा है। उसके अंदर सब शामिल हो जाएंगे, जल, वायु, मिट्टी, ध्वनि प्रदूषण हो गया आपका, किसी भी तरह का कोई रासायनिक प्रदूषण हो गया आपका, ये सभी हर तरह के जो प्रदूषण है वो इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, इसको इंक्लूड करता है। किसी भी तरह से कोई पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा हो किसी भी तरह से, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो एक विस्तृत कानून है जो अपने अंदर सभी चीज़ों को लेकर चलता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दूसरों के मुकाबले, क्योंकि एयर एक्ट है वो सिर्फ एयर के बारे में ही बात करता है, वाटर है वो सिर्फ वाटर के बारे में। लेकिन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो सभी पहलुओं को लेकर चलता है। तो इसलिए एक तरह से विस्तृत कानून है, ये एक डिटेल आपका लेजिस्लेशन है जो सभी को इंक्लूड करता है। तो पहला कारण तो ये हो गया कि सभी तत्वों को इंक्लूड करता है, सभी तरह के प्रदूषण को इंक्लूड करता है। दूसरा जो इसके अंदर कारण है वो कि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था 1972 में पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए। ये जो कन्वेंशन होते हैं उनके पीछे जो नाम लिखा होता है जनरली वो शहर का या उस कंट्री का नाम होता है। जैसे रियो डी जेनेरियो कन्वेंशन हो गया, जिनेवा कन्वेंशन हो गया, स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गया। तो ये स्टॉकहोम जो जगह है वहाँ पर जो कन्वेंशन हुआ था 1972 को पर्यावरण से रिलेटेड, तो उसमें भारत का जो था वो प्रतिनिधि गया था। उस प्रतिनिधि ने ये वहाँ पर साइन किया था, उस प्रतिनिधि ने वहाँ पर साइन किया था कि हम देश में इस तरह के कानून बनाएंगे जिससे कि पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। वो उसने वहाँ पर साइन किया था भारत को रिप्रेजेंट करते हुए और भारत के बिहाफ पर। तो लास्ट क्लास में बताया था कि इस तरह का अगर कोई संधि होती है, अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिस पर भारत का प्रतिनिधित्व मंडल जाता है या कोई प्रतिनिधि जाता है, वो इस तरह की कोई संधि करके आता है, उस संधि को लागू करने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। तो भले ही वो सब्जेक्ट, वो विषय राज्य सूची का हो, बावजूद उसके उस पर जो केंद्र है वो कानून बना सकता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया गया। वो कानून था आपका ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, दूसरे नंबर पर जो दूसरा कारण मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब ये पूरे भारत पर लागू था, पूरे देश में लागू है, सिर्फ कुछ राज्यों पर लागू नहीं है। राज्य चाहे या ना चाहे वो उस हर एक राज्य पर ये कानून लागू है। क्यों लागू है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत साइन किया गया था और उसके तहत ये कानून बनाया गया था। तो ये कानून पूरे भारत देश पर लागू है। और जो दूसरे जो कानून थे अपने, वाटर एक्ट था, एयर एक्ट था, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं राज्यों पर लागू है जिन्होंने अपनी सहमति दी थी इसको, ये कानून बनाने के लिए, जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, 2 या 2 से ज़्यादा राज्य ने 252 के अंदर, अनुच्छेद के अंदर, और जिसके अंदर ये कानून बनाया गया था, या बाद में जिसने उसको एक्सेप्ट किया, सिर्फ उन्हीं पर ही ये लागू था। तो दो कारण मैं आपको अभी तक बता चुका हूं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है वाटर और एयर प्रोटेक्शन एक्ट से। पहला उसमें आता है कि आपका ये सभी तत्वों को लेकर के सभी जो अपने मानक है उनको अपने अंदर इंक्लूड करता है। सिर्फ ये किसी पर्टिकुलर वायु या जल से संबंधित ना होकर सभी तरह के प्रदूषण से, सभी तरह के तत्वों से
रिलेटेड है। दूसरा कारण पूरे भारत देश पर लागू है। और जो तीसरा कारण है, जो बाकी जो एक्ट है जैसे वाटर और एयर एक्ट, उनके मुकाबले ये नया एक्ट है, ये 1986 का एक्ट है। तो 1974 और 1981 के एक्ट में जो कमी थी, उन कमियों को दूर करते हुए ही ये एक्ट लाया गया था। उनमें कुछ कमियां थी, उन कमियों का पता लगाकर उन कमियों को दूर करते हुए ये एक्ट बनाया गया था। तो ये 3 प्रमुख कारण है जिससे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम अगला जो देखेंगे टॉपिक, वो एक देखेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म का।